इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ऑफिशियल वेबसाइट का शुभारंभ करने की कृपा करें। आज से सभी निवेशकों के लिए ये लाइव हो चुकी है वेबसाइट investemp.in और आज से ही इन्वेस्ट एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सभी निवेशकों से अनुरोध है कि वे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट इन्वेस्ट एमपी पर रजिस्ट्रेशन कराएं और ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वो स्वर्णिम अवसर है जिनके नेतृत्व में न केवल प्रदेश के कल्याण अपितु राष्ट्र के कल्याण की भावनात्मक चेतना प्रकाशमान है, जो बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका के पुत्र हैं, जिन्होंने योगेश्वर के कर्मयोग को आत्मसात किया है और अपनी मेहनत से दूरदृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे सरल, सौम्य और सुशासित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से जोरदार तालियों के बीच पूरी युवा शक्ति जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। बाबा महाकाल की नगरी है ये और सभी युवा हमारे बीच उपस्थित हैं। बोले महाकाल महाराज की। हमारे लिए आज का दिन एक अलग इतिहास बनकर के स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। उज्जैन और उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आईटी पार्क का भूमि पूजन वाकई ये ऐतिहासिक और बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अभी मंच के ऊपर आज जो साक्षी बन रहे हैं हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, माननीय सांसद, भारत सरकार, माननीय पहले प्रभारी मंत्री जी का, हमारे प्रभारी मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान गौतम टेटवाल जी। इस अवसर पर हमारे विधायक माननीय सतीश मालवीय जी, तेज बहादुर सिंह चौहान जी, जितेंद्र पंड्या जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, आज अनिल जैन कालुएड़ा जी कहां दिख नहीं रहा है, कहां गए, स्वास्थ्य खराब है। इस अवसर पर सभापति बहन कलावती यादव जी, दोनों हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर जी, उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, भाजपा के अध्यक्ष, उसके पहले डॉक्टर सनवर पटेल जी हमारे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर मौजूद माननीय रूप पमनानी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, रूप पमनानी जी, ईसी मेंबर प्रोफेसर सुहास एस जोशी जी, आईआईटी इंदौर डायरेक्टर श्रीमान अमिताभ तिवारी जी, बिजनेस हेड टीसीएस संजीव अग्रवाल जी, इंडिया हेड इंपैक्ट बालकृष्ण चावलिया जी, श्री संजय दुबे जी, एससीएस विज्ञान टेक्नोलॉजी, राघवेंद्र सिंह जी, पीएस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, और इस अवसर पर मौजूद आमंत्रित सभी अतिथिगण, प्यारे मित्रों, मैं और आप सब मिलकर के आज जो जिसका मैंने प्रारंभ में बात कही है, समय के साथ बदलते दौर में हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनको धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल करके एक अलग परिवेश के साथ, एक अलग पहचान के साथ सबके सामने अलग प्रकार से खड़ा है। और इसे में जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो दुनिया का सबसे युवा देश हमारा अपना भारत देश है। हमारा इस बात का गर्व है। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को भविष्य की संभावनाओं को लेकर के बड़े अवसरों की प्रतीक्षा है। और ऐसे में हमारी सरकार के बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है। हमारी युवा शक्ति, आज दिन में ही मैंने हमारे युवा उद्यमियों के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। युवा शक्ति के पैर में गति, हाथ में शक्ति,
निगाह में दूरदृष्टि और भविष्य की संभावनाओं से ओतप्रोत युवाओं में किसी बात की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल सरकार के प्रोत्साहन की, सरकार के पीठ पीछे हाथ रखने की। लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारत के युवा, अब दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओ हमारे भारतीय या भारतवंशी नहीं है। अब तो समय ऐसा बदला है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी अगर लोकतांत्रिक है तो वो बगैर भारत के समर्थन के उनके अपने यहां के रिजल्ट भी उनके पक्ष में नहीं आते हैं। ये बदलते दौर में भारत की ताकत बता रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। ऐसे में हमारी बौद्धिक क्षमता के सारे युवाओं के लिए भविष्य के उनके अपने आगे बढ़ने के रास्ते खोलने की जरूरत है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब यहां मैं आईटी पार्क की बात कर रहा हूं तो 46 करोड़ की लागत से कम नहीं होता। 46 करोड़, जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए इस नए भवन के लोकार्पण के भूमि पूजन के अवसर पर। 46 करोड़ की लागत से यह आईटी पार्क का हमारा भवन न केवल बनकर तैयार होगा, बल्कि इसके माध्यम से लगभग अप्रत्यक्ष रूप से 1000, प्रत्यक्ष रूप से 500 से ज्यादा यहां हमारे बंधुओं को न केवल काम मिलेगा, बल्कि ये एक अलग प्रकार का भवन बनेगा जिसमें व्यावसायिक स्तर की सभी प्रकार की संभावनाओं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा ईएसडीएम कंपनियां, जिनमें 1 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है कि अगर हमको काम धंधा करना है, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, यहां कानून और व्यवस्था के आधार पर लोगों की जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी है कि कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। आने जाने के लिए देश में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम कहीं भी आना जाना हो तो सरलता से यहां आ जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे हवाई मार्ग, जल मार्ग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन रेल मार्ग और हवाई मार्ग के माध्यम से हम सबसे तेज गति से देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो केवल उज्जैन नहीं, इंदौर में ऑलरेडी हमारा आईटी का बहुत बड़ा मार्केट बना है। इंदौर, भोपाल की भी पहचान अब इस प्रकार से बनी है। बीते दिने हमने अपने रीवा में एक आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, कौन सा क्षेत्र छूटेगा? हर एक जगह जहां हमारे आईटी की संभावना के बालक बालिका होंगे, वहां आईटी पार्क खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। लगातार हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। और केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट स्तर पे भी कोई अपने निजी निवेश के बलबूते पर अगर अपना आईटी के सेक्टर में काम करना चाहता है, तो मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं, भारत की सबसे आकर्षक आईटी पॉलिसी अगर कहीं की है तो एकमात्र अपना प्रदेश है, मध्य प्रदेश, जो इसको प्रोत्साहन दे रही है और लोगों को लालायित कर रही है। आज जब ये जन कल्याण पर्व के अंदर हम लगातार सिलसिलेवार सौगातें दे रहे हैं, आपकी अपनी सेवा करने वाली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जिसका 1 साल पूरा हुआ, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाते हुए रोज एक नई सौगात, पूरे 15 दिन के पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके रोज सौगात दे रहे हैं। बीते दिन हमने सोलर पार्क की सौगात दी,
17 तारीख के दिन भारत में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का लोकार्पण हुआ। ये नदी जोड़ो अभियान पूरे दुनिया के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। लेकिन अब हमने केवल ये सपने की बात नहीं की, इसको हकीकत में मैदान पे उतार के बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आशीर्वाद दिया। और कैसे आश्चर्य की बात है मित्रों, मैं युवाओं के बीच में ये बात कर सकता हूं, जिस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित करते हुए कहा कि देखो ये बदलते दौर का समय है। हमारी पार्टी इस बात को लेकर चलती है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे राज्यों के अंदर परस्पर सामंजस्य बनाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अपनी कठिनाइयों में सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी। अरे पानी जैसे मामले में भी दक्षिण के अंदर तमिलनाडु और आंध्र आपस में युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। कर्नाटक और किसी और राज्य के साथ झगड़ा चलता है। ये स्थिति किसी भी देश को आगे बढ़ने में रोकती है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इन सारे झगड़े कराने के पीछे अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं। अब समय बदल गया है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, अब हमको पूरे देश के अंदर जब चुनाव हो तब हम आपस में कुछ भी एक दूसरे के बारे में बोलें, चुनाव लड़े, घमासान करें, जो मर्जी आए होने दे। लेकिन अगर चुनाव हो गया तो सब मिलकर के देश की प्रगति में इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की राह पकड़े। अब इस बात का समय और ये देश का युवा इंतजार कर रहा है। अब देश के युवाओं को ये नाटक पसंद नहीं है। सब ये इस बात की राह देख रहे हैं कि जब चुनाव हो तब आप चुनाव की बात कर लो, जब चुनाव नहीं है तो आप सबकी बेहतरी की बात करो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस विषय पे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सामने आदर्श है। दुनिया के सामने रूस, यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन हमारे बच्चे वहां फंसे हुए थे 20,000 से ज्यादा, 20,000 विद्यार्थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था। जैसे ही नरेंद्र जी ने दोनों से बात की, माननीय मोदी जी ने, तो रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंद कर दिया और भारत के बच्चों को बाहर आने के लिए केवल झंडा लेकर के और भारत माता की जय करते हुए सबके सब बाहर आए। और केवल हमारे नहीं, जब हमारे बच्चे साफ निकल के आ गए तो पीछे पीछे हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान वाले भी भारत माता की जय, भारत माता की जय करते करते वो भी बाहर आ गए। और कितना अच्छा लगता है। हम तो कहते भाई अगर तुमको हमारी भारत माता की जय करते हो तो आओ, हमको तुम्हारा अपने इस पलक पावड़े बिठा के आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपसे यही तो चाहिए। लेकिन आप भारत की पीठ में अगर खंजर घोंपने की बात करते हो, हमारे सैनिकों के की तरफ बंदूक तानने का काम करते हो, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार तुमको घर में घुस के मारने की हिम्मत रखती है। हमें इस बात का गर्व है। दोस्तों के साथ दोस्तों जैसा और दुश्मनों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करने का समय आया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का समय है। हमारे अपने देश में कभी हम किसी पे आक्रमण करने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन अब समय बदला है। आप में से कोई भी इस बात को कभी गवाही नहीं देगा कि देश के दुश्मन अपने देश में आकर के हमारी छाती पे मूंग दले, हमारे बीच झंझट खड़े करे। अब ये समय बदल गया। आपने देखा अभी बड़े बड़े देश जिनका दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जरा भी अपने देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधि चलाते दिखते हैं तो तुरंत उनको संदेश देते कि ये नहीं चलेगा, आप मर्जी आए जो करो, लेकिन भारत की अपनी राह पक्की है, हम उस राह पे जाना चाहते हैं। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, उज्जैन में जब मैं आईटी पार्क के लोकार्पण के अवसर पर, भूमि पूजन के अवसर पर, माफ करना थोड़ा जल्दी कर लेता हूं,
उज्जैन से थोड़ा अपने बीच में ऐसा लगता ही है, लेकिन मेरे लिए आज एक और बात भी महत्व की है। जब मैं यहां अपने प्रदेश के अंदर की ताकत देखता हूं, हमारे अपने प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो तकनीकी रूप से 50,000 से ज्यादा युवा विद्यार्थियों को निकालते हैं। उनकी अपनी क्षमता के बलबूते पर उनको भी काम मिले और वो अपनी क्षमता योग्यता से देश और दुनिया में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए नाम करे। ऐसे में हमने अपने इस प्रदेश के अंदर लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, संभाग पर पहली बार पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने हर संभाग केंद्र पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए लोगों को बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश से जोड़ने का अभियान चलाया है। मुझे इस बात का भी आनंद है, आज पूरे देश के देश के बाहर भी बड़े पैमाने पे निवेशक हर एक कोई चारों तरफ एक ही बात कर रहा है कि हमको भविष्य में बड़ी संभावना लग रही मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। कौन सा क्षेत्र छोड़ेंगे? आईटी का, मेडिकल का, इंडस्ट्री में भी माइनिंग की इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, लगातार माहौल बना हुआ है और इसी के भरोसे से हमने अपने अभी तक की 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर का इंडस्ट्री का निवेश आमंत्रित किया है, जो हमको अपने ठोस आश्वासन के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दिला रहा है। और हमारे द्वारा लगभग 3 लाख लोगों को इसमें रोजगार दिलाया जाएगा। ये मध्य प्रदेश बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। युवाओं के मन में उत्कंठा है, उनको काम चाहिए, लेकिन वो अगर अपने घर में काम मिल जाए, अपने आसपास के संभाग क्षेत्र में काम मिल जाए तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। अन्यथा यहां के बच्चे पूना, बेंगलोर कहां जाते हैं, कई तो देश के बाहर जाते हैं। अब तो हमारे हाथ में परमात्मा की दया से अगर आईटी पार्क यहां बनेगा तो इंदौर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने उज्जैन में ही हमको काम मिलेगा। ये बदलते दौर का समय है। हर एक संभाग में जो जहां काम कर रहा है उसको वहीं काम मिलना चाहिए। इसीलिए जन कल्याण पर्व के आधार पर ये बड़ी सौगात दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताया गया है 5 एकड़ की इस भूमि के ऊपर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये भवन बनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे आज के इस आयोजन के पहले अलग अलग प्रकार से निवेश के लिए लोग आए हैं और इसमें निवेश की बात कर रहे हैं, 1,23,000 वर्ग फीट में हमको पर्याप्त रूप से लोगों के इंटरेस्ट प्राप्त हो गए हैं। तो हमारी पूरी बिल्डिंग जितनी बनने वाली है उसकी आज ही बुकिंग हो गई। हमें इतना आनंद आ रहा है इस बात का। इसलिए मैं घोषणा करना चाह रहा हूं कि हमारे पास आईटी में भविष्य के निवेशकों के लिए भी जगह चाहिएगी। इसलिए आगामी 3 माह के अंदर सेकंड फेज का भी भूमि पूजन यही किया जाएगा। ये लगातार सिलसिला चलेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमने अपनी नई आईटी पॉलिसी में आईटी पार्क बनाने पर निजी डेवलपर, निवेशकों की सहायता के अनेक प्रावधान किए हैं। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि यदि सरकार की कोई एजेंसी, संस्थान भी आईटी पार्क बनाएंगे तो निजी डेवलपर और निवेशकों की तरह उसको भी वो लाभ देंगे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अर्थात हमारे पर्याप्त रूप से सरकारी अमले में भी प्रोत्साहन देते हुए लगातार आईटी को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। ठंड ज्यादा है लेकिन हाथ तो खाली करके गर्मी ला सकते हैं। ये बड़ी घोषणा है, छोटी मोटी नहीं है। बदलते दौर में ऐसे कई सारे काम और कई सारी सौगातें आपको मिलती रहेगी। आज मैं देरी से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि बार बार मिलेंगे और बार बार समग्र प्रदेश के विकास के ऐसे कामों में लगातार हम इसी तरह से गति से बढ़ते रहेंगे।
मेरी अपनी ओर से भविष्य के लिए आईटी, फार्मा, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, बायोटेक, एग्रीटेक, पता नहीं कितने प्रकार के नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में हम लगे हुए हैं। ये पर्याप्त रूप से सभी लोगों को लेके चलने के संकल्प है। इन संकल्प को पूर्ति बाबा महाकाल करेंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अनुपम सौगात के लिए। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की आशा कार्यकर्ता और सरपंच को सम्मान प्रदान करें। और आज आपको बता दें, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत वर्ष 2023 में कुल 56 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जिनमें से 2 ग्राम पंचायत टंकरिया पंत और चांदमुख के सरपंच और आशा कार्यकर्ता हमारे साथ मंच पर हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जो कि टंकारिया पंत के सरपंच हैं, और आपको सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान स्वरूप आपको गांधी जी का कांस्य से निर्मित प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत के अंतर्गत। और हमारे साथ आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी बाथम, सरपंच प्रियंका विकास और आशा कार्यकर्ता सीमा परमार। बोलो भारत माता की, बोलो महाकाल राजा की। आज हम सब लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि बिन मांगे ही उज्जैन नगर को, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या आईटी पार्क हो या उद्योग के क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार सौगात दी जा रही है। पूरे मंच पे उज्जैन के महापौर, उज्जैन के विधायकगण, जिलाध्यक्षगण, विवेक जी, गौतम टेटवाल जी, महाराज जी, सब लोगों का, हम सब लोगों, आप लोगों की तरफ से यहाँ पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाह रहे हैं। माननीय महापौर जी, माननीय महाराज you in joining me celebrating the remarkable achievement. Now I invite Gunjan and Rajveer to take the event forward. Thank you. Congratulations to all the achievers, and thank you, sir, for your support in recognizing their talents. It is a great pride that we now invite our Honorable Chief Minister, Shri Vishnu Dev Sai-ji, to share his motivational and inspirational words with us. बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। एनर्जी खाली इधर है, छोटे बच्चों की तरफ। आज कांगेर वैली स्कूल के वार्षिक महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान पद्मश्री विधायक श्री अनुज शर्मा जी, मंच में विराजमान आदरणीय श्री स्वरूप चंद जैन जी, श्री रतनलाल जैन जी, श्री संजय जैन जी, श्रीमती राखी जैन जी, श्री के मोहंती जी, श्री अभिजीत दास जी, और इस वार्षिक महोत्सव में उपस्थित राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण और मेरे प्यारे देश के भविष्य, देश के कंधार स्कूली भाई और बहनों, सबसे पहले वार्षिक महोत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कांगेर वैली स्कूल प्रबंधक को, जिन्होंने आज के इस ऐतिहासिक क्षण में हमें आमंत्रित किया और सम्मानित किया। वैसे तो कल का आमंत्रण था, लेकिन कल अचानक हमको दिल्ली जाना पड़ रहा है, इसलिए हमने श्री संजय जैन जी से आग्रह किया कि हम
उपस्थिति देने आज ही आ रहे हैं और आज इस उत्सव में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे वास्तव में बड़ी खुशी हो रही है। और आज के इस अवसर में इस स्कूल के जो भी शिक्षा के जगत में, खेल के जगत में और भी जगत में जो विशेष योग्यता हासिल किए हैं, ऐसे प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किए हैं, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज कांगेर वैली के इस वार्षिक उत्सव में उपस्थित होकर मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि श्री रतनलाल जैन जी, श्री संजय जैन जी हमारे विधानसभा के वोटर्स हैं। जिस विधानसभा से हम आते हैं कुनकुरी, वहां इनका भवन है और एक समय ऐसा था जैसे संजय जैन जी बता रहे थे कि मेरी स्कूलिंग वही हुई है, 6वीं से लेकर मैट्रिक तक। हम लोग जब पढ़ते थे तो मैट्रिक बोर्ड हुआ करता था, तो 6वीं से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई हमने कुनकुरी में की है। और उस समय कुनकुरी में सबसे बड़ा भवन किसी का होता था तो श्री रतनलाल जैन जी का होता था। और आज इस प्रदेश की राजधानी रायपुर जैसे जगह में कांगेर वैली स्कूल चला रहे हैं, तो ये उनके लिए तो गौरव की बात है और वहां के विधायक के नाते मेरे लिए भी बड़े गौरव की बात है। इसलिए मैं उनको और प्रबंधन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस संस्था के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए भी मैं कामना करता हूं। और ये भी जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ खेल कूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है और यहाँ पर मेडिटेशन का भी क्लास चलता है। ये बड़ी खुशी की बात है। आज ये सब शिक्षा के साथ साथ बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुझे ये कर्तव्य तत्काल जाना है, इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा फिर अगले बार बुलाएंगे तो फुर्सत से आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहूंगा कि हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मतलब मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में अगर विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा डिग्री हासिल करना खाली नौकरी प्राप्त करने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम करना है, चाहे वो व्यापार हो, कृषि हो, समाज सेवा हो, राजनीति का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। जीवन तो सब जीते हैं, एक अनपढ़ भी जीता है और शिक्षित लोग भी जीते हैं, लेकिन दोनों के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए मैं अपने स्कूल बेटा बेटियों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक अच्छा अवसर आप लोगों को यहाँ पर मिला है। ऐसी एक रेपुटेटेड संस्था में आप लोग विद्यार्जन कर रहे हैं, तो अच्छा से पढ़ाई करिए और अपने माता पिता के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम भी रोशन करिए। आज हमारा सौभाग्य है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व पर हैं और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति इस देश में लागू किए हैं, तो हम लोग भी यहाँ प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू किए हैं जो रोजगार परक भी है। ऐसी शिक्षा इसमें दे रहे हैं कि हमारे बेटा बेटी आगे चल के अगर सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो कोई रोजगार से भी वो जुड़े, ऐसी शिक्षा हम लोग दे रहे हैं। और जो प्राइमरी की शिक्षा है उसको लोकल बोली में भी दे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर 18 बोली में, बस्तर जैसे जगह में जहां गोड़ी ज्यादातर बोलते हैं वहां गोड़ी भाषा में भी
प्राथमिक स्तर की शिक्षा दे रहे हैं। आज मेडिकल की पढ़ाई भी हम लोग यहाँ पर हिंदी में उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो टैलेंट हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी इंग्लिश बाधक होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग मेडिकल में हिंदी की पढ़ाई भी चालू की है। तो ये सब शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर विकास हुआ है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक पीएम श्री योजना भी शुरू की है इस देश में, और 341 स्कूल हमारे प्रदेश का इसमें शामिल हुआ है। पीएम श्री स्कूल का मतलब है कि जो स्कूल शामिल हो गया, तो जिस तरह से कांगेर वैली का यहाँ पर जो स्थिति है, और भी जो प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ जो फैसिलिटीज हैं, उस तरह का फैसिलिटीज वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाए, और सीधे सीधे एक स्कूल को 2 करोड़ रुपया मतलब भारत सरकार से आता है, वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, वहाँ बिजली हो जाए, वहाँ पर पानी हो जाए, पंखे हो जाए, अच्छे डेस्क हो जाए, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो जाए। तो पीएम श्री योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। और आप लोगों को भी मालूम है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ 25वें साल में प्रवेश किया है। रजत जयंती वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं, और इन 24 वर्षों में काफी विकास हुआ है छत्तीसगढ़ का, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं कहना चाहूंगा कि काफी विकास हुआ है। मुझे मालूम है, मेरी भी राजनीतिक लाइफ करीब 35 साल से ज्यादा की हो गई है, विधायक, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री, फिर अभी मुख्यमंत्री सब दायित्व संभालते हुए तो हम भी देखते आ रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय शायद यहाँ पर एक ही मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आज 10 मेडिकल कॉलेज, शासकीय 2-3 प्राइवेट, और शिक्षण की सारी जो संस्थाएं हैं वो सब यहाँ पर आ गई, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, नीट हो, या पर लॉ यूनिवर्सिटी हो, ये सब कुछ ये 24-25 वर्षों में यहाँ पर शिक्षण की सारी संस्थाएं आई हैं। ये गौरव की बात है, और हम लोग और भी नए नए प्रयोग कर रहे हैं। एक तो मैं जब मुख्यमंत्री बन के यहाँ पर आया और एक दिन नालंदा परिसर घूमने में गया, हमारे जो वित्त मंत्री हैं OP चौधरी जो हमको वहां पर लेके गए, तो हम वहां पर देखे नालंदा परिसर में जो हमारे बेटा बेटी हैं, जिनको इंजीनियर बनना है, SP कलेक्टर बनना है, बड़े पदों की परीक्षा में शामिल होना है, तो उसकी तैयारी के लिए जो व्यवस्था है नालंदा परिसर में 24 घंटा और 7 दिन सप्ताह का, वहां पर बताए कि 2500 यहाँ कैपेसिटी है और 2500 बच्चे वेटिंग में हैं। तो मैं तत्काल वहां पर एक बोला कि एक और वो मतलब यहाँ पर करेंगे, और आज शुरुआत कर दी यहाँ पर रायपुर के अंदर में। और ऐसे जो नगरीय क्षेत्र हैं वहां पर 13 जगह हम लोग नालंदा परिसर खोल रहे हैं नगरीय क्षेत्र में, और 22 जिले में नालंदा परिसर बजट में प्रावधान किए वहां खोलेंगे। हमारा कुनकुरी में भी 250 सीटर खुल रहा है, जसपुर में 500 सीटर खुल रहा है। वहां पर बहुत कम शुल्क में हमारे बेटा बेटी वहां पर मतलब उच्च प्रतियोगिता परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होने का सारा स्टडी मटेरियल वहां पर मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा। तो ऐसी व्यवस्था हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो प्रदेश के गरीब बच्चे हैं वो दिल्ली में भी रह के वहां भी कोचिंग वगैरह करें, इसलिए ट्राइबल यूथ हॉस्टल वहां पर द्वारका के सेक्टर 18 में है, और जिसकी क्षमता 50 सीटर की थी। हमारी अभी सरकार बनने के बाद उसको 200 सीट कर दिए हैं, 50 को बढ़ा के 200 कर दिए हैं। वहां भी हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे निःशुल्क में रह के कोचिंग कर सकते हैं। तो ये सब सारा छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। बाकी सारे क्षेत्रों में विकास हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सोच है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। तो हम लोगों ने भी संकल्प लिया है
एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि 2047 तक हम लोग भी अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे और उसमें कहीं न कहीं कांगेर वैली स्कूल का भी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आप लोगों की भी भूमिका रहेगी। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए यहाँ के सभी बच्चों को और जिनको पुरस्कृत किए हैं उनको सबको फिर से एक बार बहुत बहुत उनको आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बधाई। वो बड़े आदमी बने, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और ये संस्था उत्तर विकास करे। और आज ये अवसर हमें प्रदान किए, इसके लिए कांगेर वैली स्कूल प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। Thank you, sir, for your enlightening words. Your presence is a beacon of encouragement for all of us. I request our Chief Patron, Shri Swaroop Chandri Jain sir, and Chief Mentor, Shri Ratan Lalji Jain sir, to present the memento to our distinguished chief guest and honor him by presenting a